अस्सलाम वालेकुम। आई एम उस्मान सिद्दीकी एडवोकेट, लीगल प्रैक्टिशनर एंड एडवोकेट हाई कोर्ट। आज हम डिस्कस करेंगे स्पाउस वीज़ा और फैमिली वीज़ा थ्रू ऑनलाइन प्रोसीजर के लिए। जो ये बेसिक ये जो वीज़ा जो हम आपको क्राइटेरिया बता रहे हैं, ये आपको फॉरेन कंट्री में, जैसे कि हमारा कोई ब्राइडर या ग्रूम अगर बाहर मुल्क में रहते होंगे और वो अपने स्पाउस को और अपने पाकिस्तान में रहने या इंडिया या दूसरे देशों में रहने वाले लोगों को बुलाना चाहते होंगे, तो वो इस वीडियो को देखेंगे और आपको इस वीडियो में पूरा तरीक़ेकार उनको मैं समझाऊंगा। इसको हम आम तौर पे जो यूज़ वर्ड किया जाता है, इसको फैमिली वीज़ा के तौर पर इसको ट्रीट किया जाता है और आम तौर पर इसको स्पाउस वीज़ा भी कहा जाता है। स्पाउस वीज़ा में चंद चीज़ें एम्बेसीज वाले आपसे मांगेंगे। इसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये होती है कि आप जो एप्लीकेंट हैं उनका वीज़ा पहले से कैंसिल या रिफ्यूज़ नहीं होना चाहिए। दूसरा, उनकी एज राइट एज होना चाहिए। जो राइट एज उन्होंने दी हुई है वो 18 साल या से बड़ी एज दी हुई है। उसके बाद उनको मेडिकल रिक्वायरमेंट उनको पूरी चाहिए कि उनको कोई ऐसी बीमारी ना हो जो कि उनके देश में लग सके। फोर्थ, उनको ये चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट है जो 6 महीने से पहले आपने बनवाया हुआ है, इशू डेट के बाद 6 महीने होगा तो एक्सेप्टेबल है। 6 महीने से ज़्यादा 12 महीने तक भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन इशू होता है, लेकिन 12 महीने के बाद वो एक्सपायर कहलाया जाता है। अगर आपने किसी आर्म फोर्स में जॉब की हुई है तो आपको आर्म फोर्स का एनओसी चाहिए होगा। अगर पहले आर्म फोर्स में आपने 6 से 8 महीने भी नौकरी की हो तो फिर भी वहाँ की एनओसी आपको रिक्वायर्ड होती है। इसके साथ ही आपको रिलेशनशिप की जो आपको मीट द रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट होती है वो भी पूरा करना पड़ती है। उसके जो ये क्राइटेरिया है, ये बेसिक जो थिंग है जिसके ऊपर वीज़ा आपका अप्लाई होगा, फैमिली वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, तो इसी चीज़ के ऊपर होगा। इसमें आपने प्रूफ करनी होती है कि आपकी मैरिज जेन्युइन है। अगर आप बाहर मुल्क में बैठे हुए, यूएस में बैठे हुए, यूरोप में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं या दीगर किसी कंट्री में हैं और आपने जिससे शादी की है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो आपने इसको जेन्युइन प्रूफ करना है कि ये कैसे मैंने शादी की है और ये किस तरह इसको जेन्युइन होगा। उसका बहुत ही आसान तरीक़ेकार होता है। उसमें जो सिद्दीकी लॉ एसोसिएट और जो हमारी ऑफिस वाले जो ये आपको देंगे डॉक्यूमेंट, जिसमें आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि आपकी मैरिज जेन्युइन है, उसमें 7 डॉक्यूमेंट आपको दिए जाते हैं। सबसे पहले आपको जो आपसे रिक्वायर्ड होती है वो पावर ऑफ अटॉर्नी रिक्वायर्ड होती है। आपने वहीं से, मतलब मिसाल के तौर पर अगर आप यूएस में हैं, कनाडा में, लंदन में या ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो वहाँ से आपने कराची के अंदर जो आपका कोई रिश्तेदार होगा, रिलेटिव होगा, फ्रेंड होगा, उसके नाम आपने पावर ऑफ अटॉर्नी इशू करनी है। उसको एज आपने वली कंसीडर करना है कि मतलब वो आपके बिहाफ के ऊपर निकाह के जो जितने फ़राइज़ हैं वो अंजाम देगा। ये जो मैरिज होती है ये ऑनलाइन थ्रू हम मैरिज बात करते हैं, ये वीडियो कॉल के थ्रू मैरिज होगी। आप दोनों फरीक होंगे और जो जितने मतलब के विटनेसेस वगैरह होंगे, ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा और लॉयर्स वगैरह होंगे, तो वो सब इस मैरिज के अंदर शामिल होते हैं। इसके तरीक़ेकार ये होगा कि आपने सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर या इंडिया के अंदर या दीगर किसी देश में भी आपने अप्लाई करना है। तो ये जो एसओपी मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ पाकिस्तान या हिंदुस्तान या भारत के लिए नहीं है, ये सब देशों के लिए एक ही जैसे एप्लीकेबल होते हैं, इसलिए कि जो इनकी एसओपीज़ होती हैं वो सिमिलर होती हैं। तो इन्होंने सबसे पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है, तो ये आपने किसी के नाम देनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपका पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर, अगर आपका या बांग्लादेश के अंदर अगर आपका भाई है, बहन है या आपके अब्बू हैं, मामू, चचा हैं, उनको देते हैं। अगर वो नहीं है तो फर्स्ट कज़न्स को दे सकते हैं। अगर फर्स्ट कज़न भी अवेलेबल नहीं होते और या वो विलिंग नहीं करते तो आप अपने किसी रिलेटिव को भी दे सकते हैं और किसी फ्रेंड को भी दे सकते हैं। आपने अटॉर्नी वहाँ से अटैच करवानी है, लेकिन अटैच करवाने को मैंडेटरी नहीं है, इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेहतर तरीका ये होता है कि उसको आप अटैच करवा लें। आपने फ़र्स्ट उसको अटैच करवा के पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में आपने भिजवा देनी है। तो यहाँ से हमने जब आपकी अटॉर्नी रिसीव कर लेंगे तो उस जो आपने जिसको भी अपॉइंट किया होगा एज आ अपना रिप्रेजेंटेटिव, तो उसको हम आपके वीडियो कॉल के ऊपर भी लेंगे। और जो खातून होंगी, जिससे अगर मिसाल के तौर पर हम ये केस ऐसे समझ रहे हैं कि आप खातून से शादी कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, तो उसमें वो खातून भी होंगे, उनके पेरेंट्स या उनके अगर कोई विटनेसेस आना चाहेंगे तो वो लोग भी होंगे। तो सबसे पहले शरई तौर पर निकाह पढ़ाया जाएगा, अजाब कबूल होगा, और जो वीडियो कॉल के ऊपर मौजूद होंगे, जो स्पॉन्सर होगा, जो स्पाउस होगा,
तो उनके सामने उनसे अजाब कबूल लिया जाएगा और उन्हीं के होते हुए ये निकाह पढ़ा जाएगा। उसके बाद जो सिग्नेचर होंगे वो आपके जो जैसे कि गुरूम होता है उसके नीचे एक रिप्रेजेंटेटिव के साइन हो सकते हैं, इसलिए कि गुरूम के ऊपर तो साइन नहीं होंगे, वो रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर वो जो आप जिसको भी अपॉइंट करेंगे वो रिप्रेजेंटेटिव वो अपने सिग्नेचर कर देता है। इसके साथ ही जब ये मरहला कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको देंगे रजिस्टर्ड निकाहनामा, जो निकाहनामा वहीं पर फिल होगा और उसमें हम हक महर लिखे जाएंगे कि कितने हक महर आपने तय किया है और क्या मामला तय किए हैं, अगर कोई कंडीशन है तो वो भी लिखी जाएगी। फिर उसके बाद निकाहनामे की वेरिफिकेशन आपको मिलेगी। वेरिफिकेशन ऑफ मैरिज के नाम से एक लेटर इशू किया जाता है जो कि इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार इशू करता है। तो उसके बाद एक आपको कंसर्न लेटर इशू किया जाएगा जो कि इस चीज़ को पूरा इंडोर्स करेगा कि ये पूरा इवेंट ऐसे हुआ था और इसका प्रोसीजर और इस तरह हुआ था। और इसके साथ आपको 164 का स्टेटमेंट दिया जाएगा। स्टेटमेंट में जो ब्राइडल साहिबा होंगी तो वो एक स्टेटमेंट देंगी कि ये मेरी पहली शादी थी और राइट द एज है मेरी और मीट टू रिलेशनशिप रिक्वायरमेंट के लिए मैंने ये शादी की है और चिल्ड्रन की वेलफेयर के लिए भी जो आइंदा आने वाले वक्त में होंगे उनकी वेलफेयर के लिए भी मैंने ये कदम उठाया है। उसके साथ उनको एक एफिडेविट ऑफ रिविल साइन करना पड़ेगा और एक नादर का मैरिज सर्टिफिकेट जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंडोर्समेंट होगी वो आपको मिलेगा। और इसी तरह जो आप रिप्रेजेंटेटिव होगा वो आपके बिहाफ के ऊपर 164 का स्टेटमेंट आपके बिहाफ के ऊपर मतलब ग्रूम के बिहाफ के ऊपर वो साइन करेगा और इसी तरह वो एफिडेविट ऑफ रिविल के ऊपर भी साइन करेगा कि आपके बिहाफ के ऊपर वो ज़िम्मेदारी लेगा, ताकि ये सारा अगर कोई मामला ख़राब भी होता हो तो वो सब चीज़ें हैंडल इंशाल्लाह हो सकती हैं। उसके साथ ही एक हमें फ़ोटोग्राफ़र भी चाहिए होता है जो पूरे इवेंट को कवर करेगा, जिसमें वो पिक्चर्स लेगा, इसमें जेन्युइन प्रूफ करेगा कि आप लोग सिंसियर हैं, दोनों पार्टियाँ सिंसियर हैं। तो जब दोनों पार्टियों की वहाँ से पिक्चर्स होंगी आप अपने तौर पर पिक्चर लेंगे और यहाँ से हमारे ऑफिस की तरफ से ली जाएंगी पिक्चर्स, तो एक पूरा मतलब इवेंट हमारा कवर होगा। ये हमने बेसिकली ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने एम्बेसी के लिए जमा करवाने के लिए ये सब हम लीड कर रहे हैं। तो ये जब हम आपको बंच होगा तकरीबन ये 7 से 14 दिन के अंदर आपको हैंड ओवर हो जाता है। जो पाकिस्तान के अंदर होता है तो उसको 7 से 14 दिन के अंदर हैंड ओवर हो जाता है। इसकी फ़ीस कमोबेश 55,000 से 1 लाख रुपए के करीब इस पूरे प्रोसेस की ख़र्च होती है और इसमें तकरीबन 7 से 14 दिन का पाकिस्तान के मुताबिक वक्त लग जाता है। और इसमें हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इसमें हमें आपकी वो जो गुरूम अगर बाहर मुल्क में है तो अगर मिसाल के तौर पर ब्राइडल अगर बाहर मुल्क में है तो दोनों में से किसी की भी पावर ऑफ अटॉर्नी चाहिए होती है। अच्छा, अगर इसमें से अगर दोनों में से किसी के पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, तो उनको पासपोर्ट शो करना पड़ता है जिस भी कंट्री की हो, सिटीज़नशिप हो। मिसाल के तौर पर यूरोप की सिटीज़नशिप है, अमेरिका का ग्रीन कार्ड लगा हुआ है या ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेंट है तो आपको वहाँ का पासपोर्ट शो करना पड़ेगा। और 6 कॉपीज़ ऑफ पिक्चर हमें चाहिए होंगी दोनों फरीकों की, मतलब लड़के की भी लड़की की भी चाहिए होती है। इसमें हमें 4 विटनेसेस चाहिए होते हैं जो कि ये पूरे इवेंट के शरई तौर पे जो विटनेसेस भी होते हैं और कानूनी तौर पे भी विटनेसेस होते हैं। और जो फोटोग्राफ़र होता है वो पूरा इसको कवरेज करेगा, वो इस फोटोग्राफ़र की बड़ी अहमियत है। तो इस तरह एक पूरा ये एक ऑनलाइन मैरिज का स्पाउस वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन में ऑनलाइन मैरिज का सिस्टम इस तरह होता है। इसी तरह जिस तरह अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो अगर आप पार्टनरशिप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं जो कि 100 होती है, तो अंडर क्लास 100 होती है, तो आप उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। 820 के ऊपर भी कर सकते हैं, 801 के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और किस में आप अप्लाई करना चाहेंगे तो ज़्यादातर ये यूज़ होता है 309 के ऊपर भी अप्लाई किए जा सकते हैं। तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं 309 क्लास के ऊपर वो अप्लाई करते हैं जो कि लीड करती है 100 के ऊपर ना। और ये 36 मंथ का प्रोसीजर होता है। जब ये लीड 100 के ऊपर करेगी तो 36 मंथ लग जाते हैं। 6 मंथ का ये प्रोसीजर होगा, जैसे कि आपने एप्लीकेशन दिया, इंटरव्यू कंडक्ट हुआ और आपका इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया तो 9 मंथ में आपको इशू कर देंगे टेम्प्रेरी वीज़ा। उसके बाद इसको हम कहते हैं 50% काम हो गया जब आपको टेम्प्रेरी वीज़ा दे देंगे। उसके बाद 75% 21 मंथ के ऊपर आपको सप्लाई करना पड़ेंगे डॉक्यूमेंट। अगर आपको वहाँ पे कोई बच्चा हो गया उसके एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको जमा कराना पड़ेंगे। इसी तरह अगर आप वहाँ पर कोर्सेज़ कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं या कोई एक्टिविटी में हैं तो
तो आपने ये डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे। अच्छा, स्पॉन्सर को वहाँ पर क्या ज़िम्मेदारियाँ होंगी, उसको चाहिए कि उसने इससे पहले किसी तरह का भी स्पाउस वीज़ा या डी फैक्टो मैरिज या ये बेहतर है कि डी फैक्टो मैरिज और दीगर मैरिज के लिए किसी तरह उसने अप्लाई ना, प्रोस्पेक्टिव मैरिज भी होता है तो उसने कहीं पर इसलिए अप्लाई ना किया। अगर अप्लाई किया हो तो उसको 24 महीने गुजर जाने के बाद आप स्पाउस वीज़े की तरफ आ सकते हैं, पार्टनरशिप वीज़े की तरफ आ सकते हैं। और उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखाना पड़ेगी जो स्पॉन्सर होगा आपका, और उसको पास अकोमोडेशन, घर वगैरह भी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके बाद वो एम्बेसी को मुतमईन कर ले। और यहाँ जहाँ तक आपकी बात है, आप एम्बेसी को मुतमईन करेंगे तो आप स्पाउस वीज़ा ले रहे हैं तो आपको जो हम आपको डॉक्यूमेंट देंगे वो बेसिक थिंग होते हैं, और उसी चीज़ों के ऊपर आपको इंशाल्लाह वीज़ा ग्रांट हो जाएगा। और आपको कोई सवाल हो तो आप इंशाल्लाह इस मेरे कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।